नमस्कार। आज हम अभिनय की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम उन रुकावटों पर बात करेंगे जो अभिनय को मुश्किल, कभी-कभी तो एकदम बेजान सा बना देती हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, फोबिया ओवरव्यू पीडीएफ। इसमें कुछ काफी दिलचस्प बातें हैं। ये दस्तावेज वैसे तो अभिनय की प्रक्रिया के बारे में है, पर हमारा ध्यान उस हिस्से पर है जहाँ कुछ खास किस्म के डर, मतलब फोबिया का जिक्र है। ये डर न सिर्फ परफॉर्मेंस में बाधा डालते हैं, बल्कि वो जो एक जुड़ाव होता है ना, जो संतुष्टि मिलती है अभिनय से, जिसे हम रस कह सकते हैं, उसे भी खत्म कर देते हैं। तो खोलते हैं इसे। इसमें एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई है। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। दस्तावेज कहता है कि अभिनय को नदी का एक किनारा मानिए। अच्छा। और जो आनंद है, जो रस है, वो दूसरा किनारा। ठीक है। और ये फोबिया, ये वो लहरें हैं। लहरें? हाँ, लहरें, जिन पर तैर कर ही या जिनसे जूझ कर ही आप एक किनारे से दूसरे तक जा सकते हैं। इनके बिना वो मिलन संभव नहीं, अभिनय और आनंद का। फिल्म में दस्तावेज तो कई गिनाता है। जैसे जरा दर्शक फोबिया को लेते हैं, ये आम घबराहट से कैसे अलग है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, दस्तावेज के हिसाब से ये सिर्फ स्टेज पर जाने की झिझक नहीं है। नहीं। अच्छा, ये दर्शकों की आंखों का, उनकी प्रतिक्रिया का, उनके जजमेंट का एक बहुत ही तीव्र डर है। मतलब ऐसा डर जो आपको पंगु सा कर दे। ओह। कलाकार के दिमाग में ये इतना हावी हो जाता है कि वो स्वाभाविक अभिनय कर ही नहीं पाता। उसका सारा ध्यान इसी पर रहता है कि भाई लोग क्या सोच रहे होंगे। समझ गई। तो ये सीधा कलाकार और दर्शक के बीच का जो एक रिश्ता है उस पर असर डालता है। बिल्कुल। और देह भाषा फोबिया, बॉडी लैंग्वेज फोबिया, ये क्या है? क्या ये सिर्फ अजीब महसूस करने का डर है? नहीं, दस्तावेज जैसे थोड़ा और गहरा बताता है। देह भाषा फोबिया का मतलब है अपने ही शरीर पर, अपनी हरकतों पर, हाव भाव पर हद से ज्यादा ध्यान देना और डरना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाथ कहाँ रखें, कैसे चलें, चेहरे के भाव ठीक हैं, ये चिंता इतनी बढ़ जाती है कि अभिनय एकदम बनावटी, एकदम असहज लगने लगता है। अरे बाप रे। शरीर जो एक माध्यम होना चाहिए, वो एक बोझ बन जाता है। ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि अपना शरीरी दुश्मन जैसा लगने लगे। हाँ, बिल्कुल। और एक और डर जिसका जिक्र है, कैमरा फोबिया। ये तो शायद आजकल बहुत आम होगा। हाँ, बिल्कुल। और दस्तावेज यही कहता है कि कैमरा सिर्फ एक मशीन नहीं है। कई कलाकारों के लिए वो एक ठंडी, जज करने वाली आंख बन जाता है। अच्छा। ये डर कि कैमरा उनकी हर छोटी गलती, हर खामी हो पकड़ लेगा और हमेशा के लिए कैद कर लेगा। ये चीज उन्हें खुलकर परफॉर्म करने से रोकती है। हो सकता है लाइव दर्शकों के सामने वो फिर भी ठीक हों, पर कैमरे के सामने आते ही उनकी सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती है। समझ गए। तो ये सिर्फ नर्वसनेस नहीं है, ये खास तरह के डर हैं जो सीधे अभिनय के अनुभव पर, उसके रस पर असर डालते हैं। दस्तावेज में तो ऐसे कुल 8 डरों का जिक्र है शायद। हाँ, 8 हैं। पूरी सूची है दस्तावेज में। हाँ, 8 है, पूरी सूची है दस्तावेज में। एक तो एक्टिंग फोबिया ही है, मतलब मूल अभिनय का डर। अच्छा, फिर दर्शक फोबिया, संवाद फोबिया यानी लाइनें बोलने का डर, देह भाषा फोबिया जिसकी हमने बात की, प्रदर्शन फोबिया, एक सामान्य परफॉर्मेंस एंजाइटी, राइट। फिर कैमरा फोबिया, और हाँ, डायरेक्टर फोबिया और प्रोड्यूसर फोबिया भी। ओह, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भी डर। हाँ, ये सूची तो काफी विस्तृत है, दर्शकों से लेकर कैमरे तक और फिर प्रक्रिया से जुड़े लोग भी। सही कहा। और यही दस्तावेज दिखा रहा है कि प्रदर्शन का डर कितने अलग-अलग रूपों में आ सकता है। हर पहलू, चाहे वो दर्शक हों, संवाद हो, कैमरा हो या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जैसे लोग, ये सब उस आनंद को छीन सकते हैं अगर इन डरों पर काबू ना पाया जाए। दस्तावेज का सार यही है कि इन लहरों को पार करना जरूरी है। तो निचोड़ ये है कि ये दस्तावेज हमें अभिनय की एक ऐसी चुनौती की तरफ इशारा कर रहा है जो दिखती नहीं है आसानी से। ये मानसिक बाधाएं हैं जो कला की आत्मा, उसके असली रस को ही सोख लेती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ स्किल या टैलेंट का मामला नहीं रह जाता। और यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है, ये दस्तावेज तो सिर्फ अभिनय के संदर्भ में इन फोबियाज की बात कर रहा है। हाँ। पर क्या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी? जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा है, या कोई इंटरव्यू है, या कहीं भी जहां किसी ना किसी रूप में प्रदर्शन तो है ही। हाँ, है तो। क्या वहां भी इसी तरह की खास बाधाएं, इसी तरह के फोबिया हो सकते हैं जिनका हमने अभी तक शायद नाम नहीं रखा है? ये सोचने लायक बात है, नहीं? स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, अभिनय फोबिया। ये जानकारी एक दस्तावेज actingphobia.pdf पर आधारित है
और हमारा इरादा है कि कला के प्रदर्शन से जुड़ा ये जो शुरुआती डर होता है ना, उसको थोड़ा समझें। हाँ। वैसे कहते तो हैं कि भाई इंसान जन्म से ही कलाकार होता है, पर यह भी सच है कि कई कलाएं सीखनी पड़ती, उनको निखारना पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए, कोई भी नई कला हो या कोई हुनर, जब आप उसे पहली बार आजमाते हैं, खासकर दूसरों के सामने, तो एक झिझक सी होती है, थोड़ा डर लगता है। ये तो स्वाभाविक है। हाँ। और ये दस्तावेज भी यही कहता है कि ये डर जो है ये अभ्यास से ही जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ये कम होता जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो शब्द है अभिनय फोबिया, जैसा स्रोत में लिखा है, ये शायद उस क्लिनिकल फोबिया से थोड़ा अलग है। ये ज्यादातर प्रदर्शन के बिल्कुल शुरू के डर और अभ्यास की कमी से जुड़ा लगता है। हाँ, ये बात सही है। तो फिर चलिए इसी अभिनय फोबिया को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि ये डर खासकर प्रदर्शन के एकदम शुरुआत में होता है। और ये बड़ी मजेदार बात है कि जैसे जैसे कलाकार मंच पर थोड़ा टिकता है, थोड़ा समय बिताता है, ये डर अपने आप कम होने लगता है। सही। और अगर परफॉर्मेंस थोड़ी लंबी चली तो हो सकता है ये बिल्कुल गायब ही हो जाए। हाँ, ये कुछ वैसा है जैसे आप ठंडे पानी में उतरते हैं ना, शुरू में कांपते हैं, फिर शरीर को आदत हो जाती है। बिल्कुल वही। तो इसकी वजह क्या है? मतलब ये डर आता कहाँ से है? देखिए, स्रोत इशारा कर रहा है समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, कभी कभी वो भी रोकती हैं। फिर अपना खुद का डर, मन में शंकाएं। हाँ, कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कर पाऊंगी या नहीं। बिल्कुल। और कभी कभी माहौल भी ऐसा होता है ना कि कलाकार थोड़ा झिझकता है खुलकर परफॉर्म करने में। ये सारी चीजें मिलकर एक तरह की दीवार सी बना देती हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने पहले कभी ऐसे सबके सामने परफॉर्म नहीं किया हो। लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि अभ्यास ही वो चाबी है। हाँ, जिससे ये सारी रुकावटें धीरे धीरे हटती जाती हैं। सही बात है। अब यहाँ एक और गहरी बात आ रही है। स्रोत इस फोबिया के 4 अलग अलग स्तर बता रहा है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये डर कैसे अलग अलग तरीके से सामने आता है। तो पहला स्तर कौन सा है? तो पहला है मानसिक स्तर। अच्छा। यानी कि मेंटल लेवल। ये सबसे अंदरूनी है। मतलब कलाकार के मन में ही चलता रहता है सब। अच्छा। वो परफॉर्म करना चाहता है पर अंदर से एक आवाज रुकती है। हाँ। एक झिझक होती है। ये शायद आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, या वही लोग क्या कहेंगे वाला डर। अच्छा, तो ये अभी सिर्फ अंदर ही अंदर चल रहा है, बाहर से दिखता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर दूसरा स्तर, सांकेतिक स्तर। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा है। हाँ, सांकेतिक स्तर यानी सिंबॉलिक लेवल, ये थोड़ा सा पेचीदा है। इसका मतलब ये है कि कलाकार जो दिखाना चाह रहा है, जो भाव, जो इशारा, हाँ, उसका शरीर ठीक उसका उल्टा कर देता है या कुछ और ही संकेत देने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एक्टर है, उसे आत्मविश्वास दिखाना है, तो उसे सीधा खड़ा होना चाहिए, आंखें मिलानी चाहिए, है ना? हाँ। पर होता क्या है कि अनजाने में उसके कंधे झुक जाते हैं या नजरें नीचे चली जाती हैं। ओह। तो यहाँ जो उसका इरादा है और जो उसका शारीरिक संकेत है, उसमें तालमेल नहीं बैठता। अच्छा। शरीर क्या करता है, अनजाने में ही अंदर के डर को या झिझक को दिखा देता है। समझ गई। मतलब मन का डर अब शरीर के संकेतों में दिखने लगा है, चाहे वो हल्का सा ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और तीसरा स्तर? तीसरा है शारीरिक स्तर, फिजिकल लेवल। हाँ। यहाँ डर और खुलकर सामने आ जाता है। अच्छा, कैसे? प्रदर्शन के दौरान शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, जैसे बेवजह हाथ पैर कांपने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। आवाज लड़खड़ाने लगती है, चेहरे के भाव बिगड़ सकते हैं, या फिर आंखें, नाक, मुंह, हाथ, इनका बेवजह हिलना ढुलना। स्रोत इसे सीधे सीधे बॉडी लैंग्वेज मतलब देह भाषा से जोड़ता है। ये साफ दिखाता है कि व्यक्ति घबराया हुआ है या असहज है। कभी कभी पसीना आना, सांस फूलना, ये भी इसी में आता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, जिसे हम आमतौर पर नर्वस होना कहते हैं। बिल्कुल। और फिर वो आखिरी चौथा स्तर? चौथा है भावनात्मक स्तर, इमोशनल लेवल। ये अभिनय की गहराई से जुड़ा है। जब कोई कलाकार किसी किरदार की जो भावनाएं हैं उनको महसूस नहीं कर पाता, या उन्हें अपना नहीं पाता, या फिर दर्शकों तक पहुंचा नहीं पाता। अच्छा। तो उसे इस स्तर का फोबिया कहा गया है। वो किरदार से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता, मतलब जुड़ाव नहीं बन पाता। हाँ, जिससे परफॉर्मेंस थोड़ी बेजान सी या ऊपरी सतह की लग सकती है। ये डर उसे किरदार में पूरी तरह उतरने से रोकता है। तो ये चारों स्तर, मानसिक, फिर सांकेतिक, फिर शारीरिक और आखिर में भावनात्मक, ये एक तरह से डर के बढ़ने के स्टेप्स जैसे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि मन में शुरू हुआ, फिर संकेतों में आया, फिर शरीर पे दिखा, और फिर कला की गहराई यानी इमोशंस तक पहुंच गया। बिल्कुल। और ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं। मन का डर शारीरिक लक्षण पैदा कर सकता है ना, और अगर आप शारीरिक रूप से असहज हैं तो भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो जाता है। सही बात है।
लेकिन स्रोत की सबसे अहम बात यही है कि ये फोबिया कोई परमानेंट चीज नहीं है। अच्छा। लगातार अभ्यास से, सही गाइडेंस मिलने से और परफॉर्म करने के मौके मिलने से इन सभी स्तरों पर सुधार हो सकता है। डर कम हो सकता है या खत्म भी हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये अभिनय फोबिया प्रदर्शन के शुरुआती दौर का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है। हाँ। जिसके ये 4 आयाम हैं: मानसिक, सांकेतिक, शारीरिक और भावनात्मक। और इसका सबसे अच्छा इलाज है अभ्यास और अनुभव। बिल्कुल सही। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है। जरूर। क्या प्रदर्शन का ये जो डर है इन अलग अलग स्तरों पर, ये सिर्फ एक्टिंग या कला तक ही सीमित है? जरा सोचिए, जब हम किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में अपनी बात रखते हैं, हाँ, या नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, या किसी नए सोशल सर्कल में जाते हैं, क्या वहां भी हम इसी तरह की मानसिक, सांकेतिक, शारीरिक या भावनात्मक रुकावटें महसूस नहीं करते? ये तो सोचने वाली बात है। शायद ये डर हमारे जीवन के कई हिस्सों में मौजूद है, बस उसका रूप बदल जाता है। वाकई बहुत दिलचस्प सवाल। और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये है दर्शक फोबिया, मतलब स्टेज पर या किसी के सामने परफॉर्म करते हुए जो हिचकिचाहट होती है ना, वो। हमें एक दस्तावेज मिला है, audiencephobia.pdf। इसी के आधार पर आज हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़े स्टेज या हजारों लोगों की बात नहीं है। स्रोत बताता है कि कोई भी कलाकार हो, चाहे वो एक्टिंग करे या कोई और कला दिखाए, दर्शकों के सामने आना अपने आप में एक चुनौती है। यहाँ तक कि जैसे फिल्म शूट हो रही है तो सिर्फ कैमरा टीम के सामने भी वो एक दबाव या झिझक महसूस हो सकती है। हाँ, ये तो है। और स्रोत ये भी कहता है कि भाई इस फोबिया से निपटना मतलब आसान नहीं होता। ये एक तरह की, कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक गांठ जैसी है। सही कहा, बिल्कुल। ये सिर्फ बाहर का डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ये अंदर की भी कश्मकश है। कलाकार अक्सर सोचता है कि अच्छा, फलां व्यक्ति के सामने मैं अपनी कला कैसे रखूं, और इसी में वो हिचक आ जाती है। इस स्रोत में ना मुझे जो बात सबसे अनोखी लगी वो ये है कि इसने फोबिया को 3 अलग-अलग लेवल पर देखा है: आंतरिक, बाह्य और एक तीसरा है प्रशंसक दर्शक फोबिया। तो पहले वाले से शुरू करें, आंतरिक वाला। हाँ, जरूर। तो पहला है आंतरिक दर्शक फोबिया। स्रोत के हिसाब से ये कलाकार की अपने अंदर की लड़ाई है, उसके मन की, उसकी आत्मा की, उसकी अंतरात्मा की। सवाल ये है कि क्या कलाकार का ज़मीर, उसका अंदर का एहसास उसे वो कला पेश करने दे रहा है? क्योंकि देखिए, स्रोत साफ कहता है, आधे अधूरे मन से बिना पूरी आत्मा लगाए सच्ची कला नहीं निकलती। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब पहली चुनौती बाहर वाले नहीं, बल्कि खुद का मन है कि मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं खुद उससे 100% सहमत हूं? अंदर से आवाज आ रही है। बिल्कुल, ये खुद की कला पर यकीन और वो आंतरिक स्वीकृति का सवाल है। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बात। लेकिन फिर वो जो आमतौर पर डर होता है लोगों का, उसका क्या? हाँ, तो वहीं आता है दूसरा स्तर, बाह्य दर्शक फोबिया। ये वो वाला डर है जो हम शायद ज्यादा आसानी से समझते हैं। सीधा डर कि जो लोग मौके पर मौजूद हैं, आसपास हैं, वो आपकी कला में कोई कमी निकाल देंगे, नुक्स निकालेंगे, आलोचना करेंगे। हाँ, ये बाहरी मूल्यांकन का डर कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये शायद सबसे कॉमन लगता है ना? लगता तो है, लेकिन स्रोत एक और बात कहता है जो चौंकाती है। वो है तीसरा स्तर, प्रशंसक दर्शक फोबिया। और स्रोत के मुताबिक ये शायद सबसे बड़ा डर हो सकता है। सबसे बड़ा? प्रशंसकों से? ये कैसे? मतलब जो आपको पसंद करते हैं उनसे डर? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, पर सोचिए, ये उन दर्शकों से जुड़ा डर है जो पहले से ही आपके फैन हैं। स्रोत यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन वो इस बात पर जोर देता है कि कई कलाकारों के लिए अपने प्रशंसकों का सामना करना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, ये सबसे बड़ा डर बन जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जो आपको सराहते हैं, जिनसे आपका एक रिश्ता है, उन्हीं की प्रतिक्रिया का सबसे ज्यादा डर। शायद ये डर होता होगा कि कहीं उनकी नज़र में गिर ना जाए या जो इमेज बनी है वो टूट ना जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद वो अपेक्षाओं का बोझ होता है ना? या फिर ये कि आप कितने प्रामाणिक रह पाते हैं उनके सामने, या शायद बस उन्हें निराश करने का डर। स्रोत ने ये सवाल तो खड़ा कर दिया है, भले ही जवाब पूरा न दिया हो। सही। और ये बात सिर्फ प्रोफेशनल कलाकारों पर ही लागू नहीं होती होगी।
कोई भी व्यक्ति जो अपना काम या अपने विचार दूसरों के सामने रखता है, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या सोशल मीडिया, वो भी शायद ये दबाव महसूस करता होगा। बिल्कुल अलग अलग रूपों में, पर ये दबाव होते हैं। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो इस स्रोत से हमने दर्शक फोबिया के 3 मुख्य पहलू समझे। एक तो कलाकार का आंतरिक संघर्ष, खुद की कला को लेकर उसकी अपनी स्वीकृति। दूसरा, बाहरी आलोचना का डर, जो मौके पर मौजूद लोगों से जुड़ा है। और तीसरा, जो सबसे अनोखा है, वो है अपने ही प्रशंसकों की उम्मीदों से पैदा होने वाला दबाव या डर। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत ने इशारा किया कि प्रशंसकों का डर सबसे बड़ा हो सकता है। तो सवाल उठता है, क्यों? ऐसा क्यों है कि कलाकार को उन लोगों से सबसे ज्यादा डर लग सकता है जो उसे पहले से पसंद करते हैं? ये कलाकार और उसके चाहने वालों के बीच के उस रिश्ते के बारे में, उसकी नज़ाकत के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? नमस्कार। आज हम कलाकारों की दुनिया में एक थोड़ी अलग सी चुनौती पर बात कर रहे हैं। इसे कहा गया है संवाद फोबिया। और ये सिर्फ नए कलाकारों की ही बात नहीं है। कई बार तो बड़े अनुभवी कलाकार भी इससे जूझ सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है, samvadphobia.pdf। इसी से समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज कहता है, भाई भाषा के जो माहिर हैं उनको छोड़ दें तो लगभग हर कलाकार को कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये बात काफी चौंकाने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला, और इसके अलग अलग रूप क्या हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये एक किस्म का डर या कह लीजिए एक रुकावट है जो कलाकार को ना खुल के काम करने से जैसे रोकती है। अच्छा। और ये सिर्फ डायलॉग बोलने की बात नहीं है, ये पूरी कला को समझने, उसको महसूस करने की प्रक्रिया से जुड़ा है। दस्तावेज में इसके 5 प्रकार बताए हैं। सुनने में तो बड़ा गहरा विश्लेषण लग रहा है। हाँ, थोड़ी गहराई तो है इसमें। पहला वाला कौन सा है? पहला है श्रवण संवाद फोबिया। श्रवण मतलब सुनने से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल। जैसा नाम से लग रहा है, ये सुनने या ध्यान देने की कमी से जुड़ा है। जब कलाकार काम को, मान लीजिए कोई निर्देश है या स्क्रिप्ट है, उसको ठीक से सुनता नहीं या समझता नहीं, तो ये फोबिया वहीं से शुरू होता है। अच्छा। दस्तावेज ये भी कहता है कि जो लीडर कलाकार होते हैं ना, उनमें ये कम होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें सुनने की क्षमता, वो कहते हैं, प्रबल होती है। वो पहले बारीकी से सुनते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छा, मतलब अगर सुनने में ही गड़बड़ हो गई तो शायद अगला पड़ाव आता है, जो है नकारात्मक संवाद फोबिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सीधे तौर पर जुड़ा है। ध्यान ना देने का नतीजा है ये। जब काम को बिना समझे सुने किया जाता है, तो उसमें एक तरह की नेगेटिविटी आ जाती है। कलाकार को खुद ही नहीं पता होता कि ठीक से क्या करना है, कैसे करना है। और जब बार बार ऐसा हो तो काम बोझ जैसा लगने लगता है, झुंझलाहट से होने लगती है, नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और नतीजा, काम में वो गहराई नहीं आ पाती, वो डूबने वाली बात, वो तल्लीनता नहीं होती। दस्तावेज के शब्दों में कहें तो कलाकारी तो दिखती है, पर कला के प्रति लगन गायब रहती है। जैसे कोई बस काम निपटा रहा है ना, दिल से नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक कमी दूसरे से जुड़ती जा रही है। सुनने से शुरू होकर लगन तक पहुंच गए। इसके बाद है प्रभावशाली संवाद फोबिया। यहाँ क्या अलग है? अब तो समझ भी आ रहा है, थोड़ी लगन भी होगी शायद। हाँ, यहाँ काम समझ भी आ रहा है, लगन भी है, लेकिन एक चीज की कमी रह जाती है। क्या? जिसे दस्तावेज आवेश कहता है। आवेश मतलब? आवेश यानी वो तीव्रता, वो जुनून, वो पैशन, जो काम को प्रभावशाली बनाता है। इसके बिना काम ठीक तो होता है, पर उसमें वो स्पार्क, वो चिंगारी नहीं होती जो दर्शक को एकदम से खींच ले। अच्छा, तो आवेश मतलब एक तरह की महसूस होने वाली ऊर्जा या पैशन। हाँ, समझ गई। और आखिरी वाला है चुंबकीय संवाद फोबिया। इसमें तो सब कुछ होना चाहिए, समाज, लगन, आवेश। जी हाँ। फिर क्या गड़बड़ है? इसमें ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन कमी रह जाती है काम को खेल की तरह लेने में। खेल की तरह मतलब सहजता से, आनंद के साथ काम नहीं हो पाता। शायद कलाकार बहुत दबाव महसूस कर रहा है या उस पूरी प्रक्रिया को एंजॉय नहीं कर पा रहा। काम शानदार हो सकता है, पर उसमें वो एक स्वाभाविक खिंचाव, वो चुंबकीय गुण, वो कम रह जाता है। वाह, ये तो कला की पूरी प्रक्रिया के पर्दे खोल दी। एक सवाल और,
क्या फिल्मी संवादों के बारे में भी दस्तावेज में कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल। इन फोबियाज का वहाँ क्या रोल है? हाँ, एक जरूरी बात बताई गई है। देखिए, फिल्मों में तो कहानी कहने के लिए जानबूझकर भी संवादों में हेरफेर किया जा सकता है। हाँ, वो तो होता है। तो दस्तावेज ये साफ करता है कि श्रवण संवाद फोबिया का फिल्मों में कोई काम नहीं। मतलब किरदार का अनसुना करना स्क्रिप्टेड नहीं होता, जब तक कि जानबूझकर ना दिखाना हो। ठीक है। लेकिन नकारात्मक और स्वीकारात्मक संवाद वाले लक्षण किरदारों में दिखाए जा सकते हैं। जैसे कोई किरदार जानबूझकर बात ना समझे या आधा अधूरा समझे, अगर कहानी की मांग वैसी हो। अच्छा, तो ये कहानी के हिसाब से इस्तेमाल हो सकते हैं। जी। तो हमने आज देखा कि संवाद फोबिया के ये 5 प्रकार हैं। सुनने की बुनियादी कमी से शुरू होकर काम को सहजता से एक खेल की तरह न कर पाने तक, ये कलाकारों के लिए अलग अलग लेवल की चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और ये सब डायलॉग डिलीवरी की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, ये पूरी रचनात्मक प्रक्रिया से जुड़ा है। ये दिखाता है कि रचनात्मकता कितनी जटिल चीज है और उसमें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे रुकावटें आ सकती हैं। और शायद इन पैटर्न को पहचानना कलाकारों के लिए खुद को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सभी के लिए सोचने को। क्या ये लो तथाकथित फोबिया है या बाधाएं हैं जो सुनने, समझने, लगन, जुनून और सहजता से जुड़ी हैं? क्या ये सिर्फ कला या एक्टिंग तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या फिर जीवन के दूसरे हिस्सों में भी, हमारे रोजमर्रा के कामों में भी इनकी झलक दिखती है? शायद इन बाधाओं के प्रति बस जागरूक होना ही इनसे पार पाने का पहला कदम हो। नमस्कार। आज हम संचार के कह सकते हैं कई परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये बॉडी लैंग्वेज फोबिया नाम का एक दस्तावेज है, जिसके कुछ अंश हैं और ये बताते हैं कि भाई बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि कैसे हम बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। सही। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अनकहे तरीकों से, मतलब चुप्पी से, इशारों से और अपने शरीर के हाव भाव से भी संवाद करते हैं। चलिए थोड़ा इस दस्तावेज में उतरते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। इसमें सबसे पहले जिक्र है मौन भाषा का। ये दिलचस्प है क्योंकि ये वो भाषा है जहां शब्द एक तरह से थम जाते हैं। जैसे नोट्स में उदाहरण दिया है कि बहुत ज्यादा गुस्से में या जहां क्या कहते हैं अपमान महसूस हो, वहां लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। हाँ। और वो पुरानी कहावतें भी हैं, मौनम स्वीकार लक्षणम या मौनम इनकार लक्षणम। तो लगता है चुप्पी के भी कई मतलब हो सकते हैं। है वाह, बिल्कुल। और ये दस्तावेज इसी बात पे जोर देता है कि मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बहुत शक्तिशाली संचार का माध्यम है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि चुप्पी का इस्तेमाल सोच समझकर भी किया जा सकता है, शायद सहमति या असहमति जताने के लिए या तनाव कम करने या बढ़ाने के लिए भी। ये बातचीत का एक ऐसा हिस्सा है जो दिखता नहीं पर है बहुत अहम। और जब चुप्पी काफी नहीं होती या शायद सही संदेश नहीं दे पाती, तो नोट्स बताते हैं कि तब सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ एक फर्क साफ किया गया है कि ये मूक बधिर समुदाय की भाषा भी है और कलाकारों वाली भी। हाँ, और ये अंतर महत्वपूर्ण है। दस्तावेज के मुताबिक जहां मूक बधिर समुदाय की सांकेतिक भाषा एक पूरी मतलब व्याकरण वाली भाषा है, वहीं कलाकारों की सांकेतिक भाषा ज्यादा प्रतीकात्मक हो सकती है, थोड़ी व्याख्या पर निर्भर। अच्छा। वो कलात्मक अभिव्यक्ति का एक जरिया ज्यादा है, जिसमें शायद जानबूझकर थोड़ी अस्पष्टता रखी जाती है ताकि देखने वाला अपनी समझ बना सके। तो मतलब कलाकार संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। और इन नोट्स में एक और परत जोड़ी गई है। कहा गया है कि कलाकार पहले मौन, फिर सांकेतिक और अगर मतलब बात फिर भी ना बने तो देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। ये तो कई परतें एक साथ इस्तेमाल करने जैसा हुआ। सही कहा। और ये चीज नाटकों या फिल्मों में तो बहुत साफ दिखती है। संवाद तो होते ही है, पर साथ साथ चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, ये सब मिलकर कहानी को और गहरा बनाते हैं। ये इस बात को पुष्ट करता है कि प्रभावी संचार अक्सर बहुआयामी होता है, सिर्फ शब्दों पर टिका नहीं होता। ये जो अशाब्दिक संकेत है वो अर्थ की नई परतें जोड़ते हैं, जैसा कि इस टेक्स्ट में बार बार लगता है कहा गया है। इसके बाद फिर नंबर आता है जुबानी भाषा का, यानी शब्द, वाक्य और व्याकरण। यहाँ एक बहुत व्यावहारिक बात भी कही गई है कि भाई व्याकरण की वजह से अक्सर अपनी मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा बोलना या समझना मुश्किल हो सकता है। यह अनुभव तो खैर कई लोगों का होगा। हाँ, ये तो है। और ये भाषा की अपनी सीमाएं भी दिखाता है।
शायद इसीलिए, जैसा ये दस्तावेज इशारा कर रहा है, हम अनजाने में या जानबूझकर संचार के दूसरे माध्यमों का सहारा ले लेते हैं। अच्छा। ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है, क्या ये जो अशाब्दिक संकेत हैं जैसे हाव भाव या आवाज का उतार चढ़ाव, क्या ये कभी-कभी भाषा के अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं? हालांकि दस्तावेज में शायद इस पर भी गौर किया गया होगा कि इन संकेतों की व्याख्या भी, आप जानते हैं, सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग हो सकती है। तो कुल मिला के ये दस्तावेज हमें ये दिखा रहा है कि संचार कोई सीधी रेखा नहीं है। ये कई स्तरों पर एक साथ होता है। चुप्पी, संकेत, शारीरिक हाव भाव और फिर शब्द, और शायद प्रभावी संचार के लिए इन सब का सही मिश्रण जरूरी है, ताकि अगर एक तरीके से बात ना पहुंचे तो दूसरे से समझ आ जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि अर्थ का निर्माण करना है एक तरह से। और ये दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि कैसे ये विभिन्न भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। सबसे दिलचस्प शायद यही है कि बिना एक शब्द बोले भी कितना कुछ व्यक्त और समझा जा सकता है। ये संचार की जटिलता और उसकी संभावनाओं को उजागर करता है। तो हमने देखा कि संचार कितना बहुस्तरीय है। शांत इशारों से लेकर जोरदार शब्दों तक हर परत का अपना वजन है, अपना महत्व है। अंत में ये दस्तावेज हमें इस बात पर सोचने को उकसाता है कि जैसे कलाकार जानबूझकर संचार की इन परतों का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में अनजाने में ही सही कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर हम इन अलग अलग संचार माध्यमों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाएं, जैसा कि ये दस्तावेज हमें एक तरह से प्रेरित करता है, तो क्या हमारे आपसी संवाद और गहरे और सार्थक हो सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम पर जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कला की दुनिया से जुड़ा हुआ। सही। यह परफॉर्मेंस के डर, जिसे परफॉर्मेंस फोबिया भी कहते हैं, हमारे पर जो स्रोत है वो इसी पर है। और ये बताता है कि ये डर सिर्फ नए कलाकारों, मतलब नौसिखियों को ही नहीं होता। हाँ, ये तो अनुभवी कलाकारों को भी महसूस होता है। शायद उतना ज्यादा नहीं, पर होता जरूर है। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, और स्रोत में एक और मजे की बात ये लिखी है कि ये डर जो है ना, वो वक्त के साथ और जैसे जैसे कलाकार अपनी कला में बेहतर होता है, मतलब कला दर कला, हाँ। वो कम होता जाता है। अच्छा, मतलब अनुभव से फर्क पड़ता है। बिल्कुल, धीरे धीरे मंच का डर कुछ हल्का पड़ने लगता है। हाँ, ये तो समझ आता है। जाहिर है शुरू में तो ये काफी डरावना लगता होगा। स्रोत भी कहता है कि नए कलाकारों के लिए ये एक बड़ी, मतलब एक भयावह सी रुकावट हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि स्रोत इसका एक सीधा साधा हल भी बताता है। क्या? अभ्यास, प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस। हाँ, और खास तौर पर अगर कला में तकनीकी बारीकियां ज्यादा हैं, तो स्रोत बारंबार अभ्यास, मतलब लगातार प्रैक्टिस पर बहुत जोर देता है। मतलब रियाज ही कुंजी है। बिल्कुल, वही रास्ता है इस डर से निकलने का। पर यह भी जानना दिलचस्प है कि स्रोत इस डर को बस एक ही तरह से नहीं देखता। उसने इसे कई अलग अलग हिस्सों में या कहिए कि प्रकारों में बांटा है। नाम थोड़े अजीब हैं। हाँ, मैंने भी देखा। वो नाम है जैसे मौन या अचल प्रदर्शन फोबिया। हाँ। फिर सचल प्रदर्शन यानी लय वाला। प्रलय प्रदर्शन मतलब ताल वाला। प्रलय, अच्छा। हाँ, फिर बेताल प्रदर्शन जो स्थिर अवस्था का है। और तो और मनोहारी, प्रभावी और चुंबकीय प्रदर्शन भी लिखा है। चुंबकीय प्रदर्शन, इसका क्या मतलब हो सकता है? वही तो, यहाँ पर ना स्रोत बस ये नाम गिना देता है, इनकी पीछे का लॉजिक क्या है या इनकी कोई खास व्याख्या वो नहीं दी गई है। ओ, तो बस एक लिस्ट जैसी है। हाँ, समझिए एक तरह का वर्गीकरण है। शायद डर अलग अलग कलाओं में कैसे महसूस होता है या उसके अलग अलग रूप दिखाने की कोशिश है, पर साफ तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। मतलब इन नामों के गहरे मतलब पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है शायद नहीं। स्रोत का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि भाई डर तो लगेगा। हाँ। और हर कलाकार को इसका सामना करना है और इससे पार पाना ही है। ये जरूरी है। सही कहा। और अभ्यास की बात को पुख्ता करने के लिए वो एक पुरानी कहावत भी बताते हैं। कौन सी? गाएं गल बाजे बल, बारंबार प्रयोग से आज नहीं तो कल। वाह, मतलब रियाज से ही गला सत्ता है और साज बजता है, और लगातार कोशिश करोगे तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही। बिल्कुल सही। प्रैक्टिस की ताकत इसी में छुपी है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो निचोड़ यह है कि कलाकारों के लिए स्टेज का डर, परफॉर्मेंस का डर एक सच्चाई है। कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे हराया जा सकता है। ये कोई ऐसी दीवार नहीं जिसे लांघा ना जा सके। तजुर्बा और
सबसे जरूरी, लगातार अभ्यास। हाँ, अभ्यास और अनुभव, इनसे ये डर कम होता जाता है। और वो जो वर्गीकरण की बात थी ना, हाँ भले ही स्रोत ने उसे समझाया नहीं है, हाँ पर वो सोचने पर मजबूर तो करता है। हाँ। मतलब क्या वाकई डर हर कला में अलग तरह का होता है? अच्छा सवाल है। जैसे कोई पेंटर है, हाँ। उसका जो मौन प्रदर्शन का डर होगा, क्या वो किसी डांसर के लय प्रदर्शन के डर से एकदम अलग होगा? या किसी संगीतकार के ताल प्रदर्शन के डर से? पता नहीं, स्रोत तो इसका जवाब देता नहीं। नहीं, स्रोत जवाब नहीं देता, पर ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता जरूर है। हाँ। कि ये जो डर का अनुभव है, ये कितना अलग अलग हो सकता है ना? हाँ। इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? ये सब सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल, इस पर आगे सोचा जा सकता। नमस्कार, आज के हमारे विश्लेषण का विषय है कैमरा फोबिया। हाँ, नमस्कार। कैमरा फोबिया ये सिर्फ स्टेज पर दर्शकों के सामने होने वाला डर नहीं है। हाँ वही, मतलब लेख भी यही कहता है कि ये उससे काफी पेचीदा है। बिल्कुल। स्टेज पर तो अक्सर आपके प्रशंसक होते हैं, या कम से कम ऐसे लोग जो आपको सुनने आए हैं। लेकिन कैमरे के सामने तो कोई भी हो सकता है। मतलब आलोचक भी देख सकते हैं, और वो परफॉर्मेंस हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। ये एक अलग ही दबाव है। अच्छा, तो ये परमानेंट रिकॉर्ड वाली बात। और लेख ये भी कहता है कि ये डर एक प्रोजेक्ट से दूसरे तक साथ चलता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब अनुभव से तो डर कम होना चाहिए। हाँ, लगता तो है, पर शायद इसका एक कारण ये है कि कैमरे के सामने का अनुभव हर बार नया हो सकता है। मतलब किरदार नया, सेटिंग्स अलग, निर्देशक का तरीका अलग। सही है। और सबसे अनोखी बात जो मुझे लगी वो ये कि कैमरा आपकी गलती बताता नहीं है। वो दिखाता है। हाँ, सीधे दिखाता है, और वो भी तब जब आप अपना काम कर चुके होते हैं। फीडबैक बाद में मिलता है। अरे वाह, ये तो मतलब सुधार करने का तरीका सिर्फ दोबारा करना नहीं, बल्कि खुद को देखना है, अपनी रिकॉर्डिंग को। एग्जैक्टली। और वो देखना कई बार कलाकारों के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ। मतलब अपनी गलतियों को बार बार देखना काफी तनावपूर्ण होगा। सोचिए कोई बड़ा शॉट है, सब इंतजार कर रहे हैं, और कलाकार एकदम फ्रीज हो जाए कैमरे के सामने। वो दबाव तो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये मनोवैज्ञानिक दबाव एकदम वास्तविक है। इसमें वो आत्म आलोचना वाला पहलू बहुत ज्यादा होता है। कलाकार अपनी हर छोटी मोटी कमी को बहुत बड़ा करके देख सकता है स्क्रीन पर। और शायद इसीलिए ये डर जल्दी जाता नहीं है, जब तक कि कलाकार बिल्कुल सहज ना हो जाए उस पूरी प्रक्रिया के साथ। अच्छा, एक बात और, तकनीक ने इस पर कैसे असर डाला होगा? जैसे पुराने दिनों में जब फिल्म रील पर शूटिंग होती थी, तब तो दबाव और भी ज्यादा होता होगा ना? ओह हाँ, बिल्कुल। डिजिटल कैमरे आने से पहले सोचिए फिल्म रील कितनी महंगी थी। हाँ, वो तो थी। तो हर रीटेक का मतलब था सीधा बजट पर असर। हाँ। एक गलती हुई और अच्छी खासी रील बर्बाद। इससे एक्टर पर, डायरेक्टर पर, प्रोड्यूसर पर, सब पर भारी दबाव रहता था। सही बात है। कुछ पुराने डायरेक्टर तो कहते भी हैं कि वो फिल्म रील का डर एक तरह का अनुशासन लाता था कलाकारों में। हर टेक को परफेक्ट बनाने का दबाव। तो डिजिटल के आने से रीटेक सस्ते हो गए, तो डर कुछ कम हुआ होगा। हाँ, मतलब पैसों का दबाव तो कम हुआ, ये बात तो है। रीटेक करना अब उतना महंगा नहीं, रील का खर्चा बच गया। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरह का दबाव गया तो दूसरी तरह का आ गया। आज के प्रोडक्शन में एक और चीज बहुत कीमती है, समय। बिल्कुल, समय। आज शूटिंग शेड्यूल्स कितने टाइट होते हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर कैमरा फोबिया की वजह से कोई कलाकार बार बार रीटेक ले रहा है या तैयार होने में ज्यादा वक्त लगा रहा है, तो उससे क्या बर्बाद हो रहा है? बदल दिया, पर उसे जड़ से खत्म नहीं किया। कैमरा फोबिया आज भी एक चुनौती है, बस अब उसकी कीमत शायद समय में ज्यादा चुकानी पड़ती है। हाँ, सही समझा। और ये दिखाता है कि कैसे ये मनोवैज्ञानिक पहलू, तकनीकी विकास और आर्थिक दबाव, ये सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। कैमरा फोबिया सिर्फ एक इंसान का डर नहीं है, वो पूरी प्रोडक्शन प्रक्रिया को हिला सकता है। बाकी ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर कैमरा फोबिया एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। तकनीक ने इसे बदला है, पर समय की कीमत इसे आज भी प्रासंगिक बनाए रखती है। अच्छा। जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। क्या कैमरे के इस डर का लगातार सामना करना और फिर आखिरकार उस पर काबू पा लेना, क्या ये प्रक्रिया अनजाने में कलाकार के फाइनल परफॉर्मेंस को और बेहतर और ज्यादा प्रामाणिक बना सकती है? सोचने वाली बात है। फिल्म सेट्स की अपनी एक दुनिया होती है, अपनी चुनौतियां और अपने डर भी। आज हम एक ऐसे ही
थोड़े अनोखे डर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद बाहर ज्यादा लोग नहीं जानते। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे डायरेक्टर फोबिया कहा गया है। सुनने में शायद थोड़ा नाटकीय लगे, पर ये असल चीज है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ नाम नहीं है, सेट पर महसूस किया जाने वाला एक वास्तविक दबाव है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये है क्या, क्यों होता है ये, और सबसे जरूरी बात, जो लोग सेट पर काम करते हैं, मतलब एक्टर्स या दूसरे क्रू मेंबर्स, वो इससे कैसे निपट सकते हैं। यही हमारा आज का फोकस है। सही। और एक दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये कि ये सिर्फ एक्टर्स का ही डर नहीं है। सोर्स कहता है कि कैमरामैन, टेक्नीशियन, यहाँ तक कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी इसे महसूस करते हैं। तो ये मामला काफी फैला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका जो मूल कारण बताया गया है वो डायरेक्टर की दोहरी भूमिका में है। देखिए, डायरेक्टर सिर्फ एक क्रिएटिव हेड नहीं होता, वो एक तरह से सेट का प्रशासक भी है, मैनेजर भी है। सो साफ कहता है कि फाइनेंस को छोड़कर सेट पर निर्देशन या प्रबंधन से जुड़ी लगभग हर गड़बड़ के लिए अंत में जिम्मेदार वही होता है। हाँ। तो ये दोहरा बोझ है, क्रिएटिव भी और मैनेजरियल भी। हाँ, और यहीं से वो तनाव शुरू होता होगा, है ना? मतलब काम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर। सोर्स बताता है कि इसी चक्कर में डायरेक्टर कभी-कभी, आप कह सकते हैं, झुंझला जाते हैं, गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे सोर्स में अनाप शनाप कहा गया है। हाँ, और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? टीम के मनोबल पर, खास तौर पर कलाकारों के। जब किसी का कॉन्फिडेंस, मतलब मनोबल गिरता है, तो क्या होता है? गलतियां और ज्यादा होने लगती हैं। ओह, फिर डायरेक्टर और फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये एक तरह का विशेष साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है। स्थिति बिगड़ती जाती है। ये तो गड़बड़ है। ये सिर्फ डांट का डर नहीं रहा, फिर ये तो परफॉर्मेंस पर असर डालने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। तो फिर इस डायरेक्टर फोबिया से, इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने का रास्ता क्या है? सोर्स क्या कहता है? कोई आसान तरीका है? देखिए, आसान तो नहीं, पर एक बहुत ही बुनियादी चीज पर लगातार जोर दिया गया है। वो है तैयारी। तैयारी। हाँ, तैयारी। अपने काम की, अपने किरदार की, अपनी लाइंस की, हर चीज की इतनी पक्की तैयारी कि आप पर उंगली उठाना मुश्किल हो। और ये सिर्फ शूटिंग से पहले की बात नहीं है। सोर्स कहता है कि ये तैयारी काम खत्म होने तक जारी रहनी चाहिए। अच्छा, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जी हाँ, ये आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका है। ठीक है, तैयारी तो समझ आई, पर सेट पर तो माहौल अलग होता है। कई बार शायद दूसरों की गलती से भी डांट पड़ जाती होगी। हाँ, ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सोर्स में उठाई गई है। होता है ऐसा, गलती किसी और की और गुस्सा शायद आप पे निकल गया। इसीलिए एक और चीज बहुत जरूरी बताई गई है, वो है अपने साथी कलाकारों और बाकी यूनिट के साथ अच्छी ट्यूनिंग। ट्यूनिंग मतलब आपसी समझ। हाँ, आपसी समझ, तालमेल, शूटिंग से पहले और शूटिंग के दौरान भी। अगर टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो गलतफहमियां कम होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। ये बात भी सही है। एक अच्छा माहौल बनता है उससे। बिल्कुल। पर सोर्स ये भी इशारा कर रहा है कि सिर्फ ट्यूनिंग से ही शायद पूरी बात ना बने। मतलब कलाकार को खुद भी बहुत सचेत रहना पड़ता है, अपना मोराल भी हाई रखना है और कोशिश करनी है कि डायरेक्टर का मूड भी ठीक रहे। ये तो बड़ा नाजुक बैलेंस लगता है। तो ये संतुलन साधना ही असली चुनौती है। तैयारी आपको अंदर से मजबूत बनाती है, ट्यूनिंग आपको बाहरी सपोर्ट देती है, और इन दोनों के सहारे ही आप उस प्रेशर वाले माहौल को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये जो डायरेक्टर फोबिया है, ये कोई वहम नहीं है। ये सेट के असल दबाव, डायरेक्टर की मुश्किल भूमिका और हाँ, मानवीय भावनाओं का मिलाजुला नतीजा है। सही कहा। और इससे बचने के लिए सोर्स के मुताबिक दो मुख्य हथियार हैं। एक तो अपनी खुद की पुख्ता तैयारी और दूसरा टीम के साथ अच्छा तालमेल। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ एक्टिंग या तकनीकी हुनर तक सीमित नहीं रहती। नहीं, ये असल में सेट के माहौल को, उस प्रेशर की साइकोलॉजी को और इंसानी रिश्तों की बारीकियों को समझने की बात बन जाती है। सोर्स इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ कला जानना काफी नहीं है, माहौल को समझना और उसमें ढलना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। सॉस ने तैयारी और ट्यूनिंग की बात की, जो कि बहुत जरूरी है, पर क्या सेट पर इस दबाव और डर के माहौल को कम करने के लिए डायरेक्टर और बाकी टीम के बीच कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने, आपसी समझ को बढ़ाने के कुछ और भी क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं? शायद ऐसे तरीके जिनका जिक्र सॉस में ना हो। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है शायद। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री बाहर से तो बहुत ग्लैमरस दिखती है, पर अंदर काफी चुनौतियां भी होती हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही अंदरूनी चुनौती पर बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है,
producerphobia.pdf, हाँ, और इस पे एक टर्म है प्रोड्यूसर फोबिया, या फिर बजट फोबिया भी कहा गया है इसे। जी। तो आज हम इसी पर थोड़ी क्या कहते हैं पड़ताल करेंगे। ये फोबिया है क्या चीज, होता क्यों है, और स्रोत इससे निपटने के क्या तरीके बताता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। असल में ये फिल्म मेकर्स के लिए काफ़ी जानी पहचानी सी मगर टेंशन वाली सिचुएशन है। अच्छा। देखिए, हर फिल्म का ना एक बजट होता है, चाहे छोटी फिल्म हो या करोड़ों की बड़ी फिल्म, हाँ, वो तो होता है। लाखों या करोड़ों में। और ये बजट संभालना प्रोड्यूसर का काम होता है। और ये बनता कैसे है बजट, मतलब क्या सोच कर तय करते हैं। इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे फिल्म का पूरा शेड्यूल क्या है, क्या क्या सामान चाहिए, प्रॉपर्टीज़, लोकेशंस कौन सी होंगी, टेक्नीशियंस, सेट डिज़ाइन, एक्टर्स की फीस। ओ, तो मतलब सब कुछ। हाँ, इन सब पर जो अंदाजन खर्चा आएगा उसको जोड़कर ये बजट तैयार होता है। समझ लीजिए कि ये फिल्म का एक फाइनेंशियल प्लान है। समझ गया। लेकिन फिर ये फोबिया वाली बात कहाँ से आती है, गड़बड़ कब शुरू होती है। गड़बड़ तब होती है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, खासकर तब जब रीटेक या रीशूट करने पड़ जाते हैं। रीटेक मतलब दोबारा शूट करना। हाँ, बिल्कुल। जो सीन पहले शूट हो चुका है उसे किसी वजह से दोबारा शूट करना। अच्छा, रीशूट। ये तो सुना है कि काफी कॉमन है, पर इससे बजट पर इतना फर्क कैसे पड़ता है। फर्क पड़ता है, और कई बार बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। रीशूट का सीधा मतलब है कि आपका शेड्यूल बढ़ गया। हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा शूटिंग डेज लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। अब सोचिए, हर एक्स्ट्रा दिन का खर्चा पूरी यूनिट का खर्चा जोड़ता है उसमें। अरे हाँ, क्रू के पेमेंट, लोकेशन, इक्विपमेंट का रेंट, सब कुछ। और ये छोटे मोटे खर्चे नहीं होते, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जो ओरिजिनल बजट था उसको पार कर जाते हैं। और यहीं से प्रोड्यूसर की टेंशन शुरू। स्रोत कहता है कि प्रोड्यूसर बौखला जाता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो ओरिजिनल बजट होता है वही बड़ी मुश्किल से जमा किया होता है। सही बात है। अब ये जो एक्स्ट्रा खर्चा आ गया ऊपर से, इसके लिए पैसा कहाँ से लाएं? ये सवाल प्रोड्यूसर को मतलब बहुत परेशान करता है। ये सच में टेढ़ी खीर बन जाता है। और अगर मान लीजिए पैसा नहीं अरेंज हो पाया तो तब क्या होता है। तब परिणाम काफी सीरियस हो सकते हैं। जैसा स्रोत में लिखा है, कई बार तो फिल्म का काम बीच में ही रोकना पड़ जाता है, पैसों की कमी से। अरे बाप रे। और सबसे बुरा तो ये हो सकता है कि फिल्म कभी पूरी ही ना हो पाए। इंडस्ट्री में कहते हैं ना, फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। हाँ, सुना है ये। तो स्रोत यही चेतावनी देता है कि अगर इस फोबिया से, इस डर से ठीक से डील नहीं किया, तैयारी नहीं रखी, तो पूरी मेहनत, सारा पैसा सब बर्बाद हो सकता है। ये तो वाकई डराने वाली बात है। तो क्या इसका कोई हल है। स्रोत कुछ बताता है कि इससे कैसे बचें या निपटें। हाँ, अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, वो इससे निपटने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका भी बताता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देने को कहा गया है। अच्छा, कौन से पॉइंट्स हैं वो। इसमें ना 7 कदम बताए गए हैं। 7 कदम। जी। पहला है टीम वर्क, दूसरा है काम को जानना, तीसरा काम को सीखना, चौथा काम को करना। जानना, सीखना, करना। ओके। पांचवा है काम में अभ्यस्त होना, मतलब प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। छठा, काम को दूसरों को सिखाना। और सातवां थोड़ा अधूरा सा है, वो बस काम को लिखकर रुक जाता है, पता नहीं आगे क्या था। अच्छा, पर ये पॉइंट्स तो जैसे टीम वर्क, जानना, सीखना, ये सुनने में तो बड़े जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल जैसे लग रहे हैं। इनका बजट के डर से क्या कनेक्शन है। यही तो इंटरेस्टिंग बात है। ये जो समाधान है, ये सिर्फ हिसाब किताब या पैसे बचाने के बारे में नहीं है। तो फिर देखिए, टीम वर्क पर जोर है, मतलब अगर टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो गलतियां कम होंगी। हाँ, तो रीशूट की जरूरत कम पड़ेगी। बिल्कुल। फिर काम को जानना और सीखना, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस को गहराई से समझें, पहले से अंदाजा रखें कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, मतलब प्रोएक्टिव होना। एग्जैक्टली, ताकि आप पहले से तैयारी कर सकें। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ये तो पूरी प्रक्रिया पर कंट्रोल पाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि बजट कंट्रोल सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। ये पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस पर आपकी पकड़, आपके एक्सपीरियंस, काम में अभ्यस्त होना और उस नॉलेज को टीम में बांटने, काम को दूसरे को सिखाना से जुड़ा है। ये एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, प्रोड्यूसर फोबिया एक असली चीज है, बजट बढ़ने का डर, जिसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। लेकिन जैसा स्रोत इशारा करता है, अच्छी तैयारी, बढ़िया टीम वर्क और प्रोसेस की गहरी समझ से इसे मैनेज किया जा सकता है। सही।
और जो तरीके बताए गए हैं वो सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि प्रोसेस, स्किल डेवलपमेंट और मिलके काम करने पर फोकस करते हैं, जो दिखाता है कि मैनेजमेंट का नजरिया कितना व्यापक होना चाहिए। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है कि ये जो कदम बताए गए हैं, टीम वर्क, सीखना, करना, सिखाना, अगर इन्हें पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाए तो क्या फिल्म मेकिंग की दुनिया की सारी अनिश्चितताएं, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, या फिर ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है जहां हमेशा कुछ ना कुछ अप्रत्याशित होता ही रहेगा? मतलब क्या हमेशा ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी ही? हाँ, शायद इस पर सोचने से शायद हमें इस विषय के कुछ और पढ़ते समझ में आए।